नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। आज हम देखने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था या ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यंस थे उनके न्याय प्रशासन के विषय में, ऋग्वैदिक कालीन जो प्रसिद्ध संस्थाएं थीं, ऋग्वैदिक कालीन समाज और स्त्रियों की दशा आदि के विषय में आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन न्याय प्रशासन की। तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो न्याय था उसका जो केंद्र बिंदु हुआ करता था वे कौन था? राजा। तो ऋग्वैदिक कालीन जो न्याय तंत्र था उसका केंद्र बिंदु या उसका प्रमुख राजा हुआ करता था। यहाँ पर जो राजा था वे पुरोहित की सहायता से न्याय किया करता था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो पुरोहित था राजा का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। वह राजा के साथ युद्ध में जाता था तथा राजा के युद्ध विजय की कामना आदि किया करता था, और राजा का मित्र भी इसको कहा गया है ऋग्वेद में, है ना। तो राजा पुरोहित की सहायता से यहाँ पर न्याय करने का कार्य किया करता था। ऋग्वेद में जो अपराध करने वाले लोग हुआ करते थे या अपराधियों के लिए जीव ग्रभ नामक शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो ये जीव ग्रभ को पकड़ते थे या अपराधियों को पकड़ने का कार्य किया करते थे उनके लिए उग्र शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब उग्र से तात्पर्य यहाँ पर पुलिस से है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो अपराधी थे उनके लिए जीवग्रभ शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उनके लिए पुलिस या पुलिस का जो पर्याय था ऋग्वैदिक कालीन शब्द वो था उग्र, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं थी उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन जो संस्था थी वह थी विदत। जो ऋग्वैदिक कालीन प्रारंभिक जो ऋग्वेद में देखने को मिलती है हमें, वे संस्था थी विदत। तो ये ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था इसको माना गया है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 122 बार, मतलब जो सभा और समिति हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक बार ऋग्वेद में विदत का उल्लेख देखने को मिलता है। कितनी बार? 122 बार किया गया है इसका उल्लेख। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था भी मानी गई है। ये सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। ये जो प्रारंभिक आर्य थे उनकी प्राचीनतम जनसभा भी इसको कहा गया है। इसकी जो चर्चाओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लिया करती थीं। अगली संस्था देख लेते हैं जो कि है सभा। तो ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार देखने को मिलता है। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लिया करती थी, या महिलाएं भी जो थी वो सभा में भाग लिया करती थी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो जो महिलाएं भाग लिया करती थीं उनके लिए सभावती शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आते आते जो महिलाएं थीं उनका सभा में भाग लेना या सभा में उनकी उपस्थिति को बंद कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में तो महिलाएं सभा में भाग लिया करती थी, ठीक है। सभा जो थी वो एक संसद के रूप में कार्य करती थी, और वाद विवाद तथा चर्चा के माध्यम से जो राजकीय कार्य या राजकाज को निपटाया जाता था। मतलब जो राजा कोई निर्णय ले रहा है तो उस पर एक डिबेट हुआ करती थी सभा में, क्योंकि सभा में कौन होते थे? जो वृद्धजन हुआ करते थे, संभ्रांत लोग हुआ करते थे, कुलीन लोग हुआ करते थे, वे लोग सभा में सम्मिलित हुआ करते थे। तो वो लोग क्या है, वाद विवाद के माध्यम से राजा को कोई भी राजकाज निपटाने में या कोई राजकीय निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते थे। सभा का जो प्रधान होता था उसे सभापति कहा जाता था, ठीक है। ये राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी। कौन? सभा। इसकी तुलना आधुनिक जो राज्यसभा है हमारी उससे की जाती है। इसी के साथ है समिति। अगली संस्था है समिति। तो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार देखने को मिलता है। सभा का 8 बार था, समिति का 9 बार है। तो इससे एक चीज साबित हो जाती है कि जो समिति थी वो सभा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है। तो इसीलिए समिति को जो विश्व या जो जनसाधारण की आवाज इसको माना गया है, या उनकी जनसाधारण की आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था इसको कहा गया है समिति को, क्योंकि इसमें कौन थे? जनसाधारण लोग हुआ करते थे, या जनसाधारण लोगों के प्रतिनिधि समिति में भाग लिया करते थे। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में समिति का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। मतलब समिति एक महत्वपूर्ण इसका योगदान दिया करती थी राजा के निर्वाचन में।
क्योंकि उस समय राजा जो था वो जनसाधारण का नेता होता था, तो जनसाधारण अपनी मर्जी से किसी को राजा चुनेगा, है ना। और जो समिति थी वो जनसाधारण लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। तो इसीलिए जो समिति है इसकी तुलना किससे की गई है, वर्तमान लोकसभा से, क्योंकि हमारी वर्तमान जो लोकसभा है वो भी किसका प्रतिनिधित्व करती है, देश की जनता का, ठीक है। इसीलिए समिति की तुलना किससे की गई है, लोकसभा से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यंस थे या जो आर्य थे उनके सामाजिक जीवन के विषय में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्रह थी, या उसको कुल भी कहा गया है, ग्रह या कुल। तो ग्रह का जो प्रमुख था वह ग्रहपति कहलाता था, और अगर कुल बोलेंगे तो कुल का प्रमुख क्या कहलाएगा, कुलपति या कुलप। इसका प्रमुख परिवार का मुखिया होता था। तो इसमें परिवार के पुरुष मुखिया का पूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि जो ग्रह का मुखिया था वह एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था मुखिया, और जो कि एक पुरुष हुआ करता था जिसका पूरे परिवार पर पूर्ण नियंत्रण होता था। ऋग्वैदिक कालीन परिवार संयुक्त परिवार था, मतलब सभी लोग एक साथ रहा करते थे। यहाँ पर नाना, दादा, नाती, पोते आदि सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये एक शब्द कौन सा है, नप्त्र, ठीक है। तो नाना, दादी, नाती, पोते सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, नप्त्र, ठीक है। ऋग्वेद काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। वर और वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा गया है। ऋग्वेद में जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर महिलाओं के महत्व को स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो इसे क्लियर हो जाती है कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। न्याय की कन्या की विदाई के समय जो उपहार या द्रव्य आदि दिए जाते थे, देखिए उपहार तो आप समझ ही गए होंगे, द्रव्य से तात्पर्य मतलब जो भी सोना चांदी, सोना वगैरह जो भी संपत्ति दी जा रही है उसको द्रव्य बोला गया है। तो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार के अंतर्वर्गीय विवाहों के विषय में बताया गया है। पहला है आपका अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम विवाह। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अनुलोम विवाह में पुरुष जो होता है वो उच्च वर्ण का होता है और महिला निम्न वर्ण की। प्रतिलोम विवाह में इसका उल्टा हो जाता है, पुरुष निम्न वर्ण का होता है और कन्या जो होती है, महिला जो होती है वो उच्च वर्ण की होती है। तो दोनों ही तरीके के जो विवाह थे वो ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में थे। कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं इसके। एक ब्राह्मण विदत का विवाह राजकन्या कमदयु के साथ भी हुआ था। इसी का एक उदाहरण मिलता है शुक्राचार्य की जो कन्या थी देवयानी का विवाह एक राजपुत्र ययाति के साथ हुआ था। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्त्रियों की दशा कैसी थी ऋग्वैदिक काल में, जैसा कि हमने देखा स्त्रियाँ जो थी उनको सभा समिति में भाग लेने का अधिकार था, है ना। तो यही समझ में आता है कि स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो लेकिन कुछ भी और भी बातें हैं स्त्रियों की दशा को लेकर वो हम जान लेते हैं। तो ऋग्वैदिक समाज यद्यपि पुरुष प्रधान था लेकिन स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। अब ये उपनयन संस्कार क्या होता है, तो देखिए जब ऋग्वैदिक काल में जो बालक हुआ करते थे, जो बालिकाएं हुआ करती थी, जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाया करती थी तो उससे पहले उनका उपनयन संस्कार होते हैं। उपनयन मतलब मुंडन वगैरह कराना, और जैसे अगर बालक है तो उसका जनेऊ वगैरह संस्कार कराना। उसके बाद वो लोग गुरुकुल जाया करते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ऋग्वैदिक काल में कन्याओं का भी मतलब स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था, जिसके कारण वे पुरुषों की तरह ही शिक्षा प्राप्त करती थी। इसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं विदुषी स्त्रियों के, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के ऋग्वेद में इन विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद में कई सारी क्या ऋचाओं की रचना की है ना। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जो जिनकी हिंदी वीक होगी वो विदुषी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बता देता हूँ मैं। विद्वान का स्त्रीलिंग अगर होगा तो वो विदुषी कहलाएगा। जैसे विद्वान पुरुष को हम विद्वान बोलते हैं हिंदी में, इंटेलिजेंट पुरुष को, उसी तरह की जो इंटेलिजेंट महिला होगी उसको क्या बोलेंगे, विदुषी महिला, ठीक है। तो जो विदुषी स्त्रियां थी इन लोगों ने कई सारी ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदत में भाग लेती थी। स्त्रियों में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुपति विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होती थी वह क्षेत्रज कहलाती थी।
अच्छा, नियोग प्रथा क्या होती है? तो देखिए, ऐसी स्त्रियां जिनको किसी कारण से संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, या फिर उनका जो पति है उनकी अकस्मात या अकाल मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अगर संतान उत्पत्ति वो चाहती हैं तो अपने पति के छोटे भाई के साथ या फिर किसी कुल के व्यक्ति के साथ संतान उत्पन्न करने का उनको अधिकार मिलता है। तो इस प्रथा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? क्षेत्रज, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था। मतलब ऐसी कन्याएं जो जीवन भर विवाह नहीं करती थीं। ठीक है, मतलब महिलाएं क्या थी? स्वतंत्र थी, अगर वो चाहें तो विवाह ना भी करें। ठीक है, तो ऐसी जो महिलाएं थी जिन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला कर लिया, अविवाहित रहेंगी या अविवाहित रहती थी, तो उनके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। जिस तरह की आधुनिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि, इनका उल्लेख ऋग्वेद में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। अर्थात ये कोई भी कुरीति, आधुनिक कुरीति, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि ऋग्वैदिक काल में प्रचलन में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। तो देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि ऋग्वेद जो 10वां मंडल था वो ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। तो प्रारंभिक ऋग्वेद की बात करें तो उस समय वर्ण व्यवस्था कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन जब 10वां मंडल जोड़ा गया, 10वें मंडल के साथ पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी देखने को मिलता है, जिसमें एक कहानी बताई गई है कि एक विराट पुरुष के मस्तक से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जो शूद्र शब्द है ये पहली बार पुरुष सूक्त में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था थी इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। अर्थात अगर प्रश्न पूछा जाए क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो हाँ, हो चुकी थी। कर्म के आधार पर वर्ण यहाँ पर बटे हुए थे। ऋग्वैदिक काल में क्या था? जो वर्ण का विभाजन किया गया था वो कर्मों के आधार पर किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर। मतलब एक ही परिवार में कई सारे वर्ण के लोग हो सकते थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, है ना, मेरे जो पिता हैं वो शूद्र हैं, मेरा भाई वैश्य है। ठीक है, तो एक ही परिवार में अलग अलग कर्म करने वाले व्यक्ति को अलग अलग वर्ण में बांट दिया गया था। मतलब जन्म के आधार पर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। मतलब वर्ण व्यवस्था एकदम जो आज देखते हैं हम लोग, जो एकदम अपने रूढ़ रूप में नहीं थी। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों का खान पान कैसा था या वो लोग किस तरह का भोजन किया करते थे? तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। दूध में यव अर्थात जौ, मतलब अगर जौ का ऋग्वैदिक नाम की बात करें तो क्या कहा जाएगा? यव। ठीक है, तो दूध में यव डालकर क्षीर पकोधन नामक एक व्यंजन बनाया करते थे आर्यंस। इसी के साथ में जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक एक भोज्य पदार्थ तैयार करते थे, जिसका कि सेवन आर्यंस किया करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन में मुख्यतः आर्यंस भेड़ और बकरी के मांस का प्रयोग करते थे। यहाँ पर गाय के मांस का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि आर्यंस जो थे वो गाय के मांस का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या अर्थात वध ना करने योग्य। ठीक है, तो ऋग्वेद में मछली का उल्लेख भी नहीं मिलता है। सुरा के पान की निंदा की गई है ऋग्वेद में, और सोम रस के पान का वहाँ पर सोम रस के पान की प्रशंसा की गई है। मतलब ऋग्वेद में कहा गया है कि जो आर्यंस जो हैं, जो भी व्यक्ति सोम रस का पान करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर देखिए, सुरा और सोम रस में अंतर है। सुरा जो आप वर्तमान में मदिरा का सेवन करते हैं वो सुरा है, और जो सोम रस था, सोम रस का सेवन आर्यंस किया करते थे, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि आर्यंस को हिमालय की एक चोटी का ज्ञान था, जिसका नाम था प्रारंभिक आर्यों को मुंजवंत, है ना। तो मुंजवंत चोटी से आर्यंस जो सोमरस है, सोम एक वृक्ष है जिसके पत्तों से सोमरस तैयार किया जाता है, ये वृक्ष कहाँ मिलता है? उसी मुंजवंत चोटी पर, वहाँ से इसको प्राप्त किया करते थे। ठीक है, ये वर्तमान जो सुरा में और सोमरस में ये अंतर है। आगे देख लेते हैं वस्त्र। ऋग्वैदिक आर्य किस तरीके के वस्त्र धारण करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण किया करते थे, निवि, वास और अधिवास। निवि मतलब अधोवस्त्र, मतलब शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र।
वास अर्थात उत्तरीय, जो कि शरीर के मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र था। फिर तीसरा है अधिवास या फिर द्रापी, जो कि शरीर के ऊपर से ढकने का कार्य किया करता था, जैसे कि आपका शाल, चादर या कोई भी कंबल वगैरह इस तरह का कोई वस्त्र हुआ करता था। वस्त्रों में कढ़ाई भी होती थी। पुरुष उष्णीय भी धारण करते थे। उष्णीय अर्थात पगड़ी धारण किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्य आभूषण का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो स्त्री और पुरुष थे वे दोनों ही आभूषण प्रेमी हुआ करते थे। कान, गर्दन आदि के आभूषण पहनते थे। रुक्म जो था वह गले में पहना जाने वाला स्वर्ण हार था। निष्क भी स्वर्ण का ढेर या आभूषण था। ऋग्वेद में चांदी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि आयस शब्द का प्रयोग संभवतः तांबे या कांसे के लिए हुआ है। मनोरंजन तो आर्यंस घोड़े एवं रथ दौड़ के शौकीन थे। वे वाद्य संगीत और नाच गान तथा जुआ खेलना पसंद करते थे। वाद्यों में दुंदुभी, वीणा का व्यवहार या वीणा बजाना का कार्य करते थे। आर्य संगीत के 7 सुरों से परिचित है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामवेद में संगीत के 7 सुरों के विषय में बताया गया है, तो आर्यन जो थे वो संगीत के 7 सुरों से परिचित थे। वे मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के उत्सवों और समारोहों का आयोजन अक्सर किया करते थे। दास प्रथा की बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, ऋग्वेद में दास प्रथा विद्यमान थी। पुरुष और स्त्री दासों का उल्लेख मिलता है, मतलब दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों का ही प्रयोग दासों के रूप में भी किया गया है। पुरोहितों को दक्षिणा में पुरोहितों को दक्षिणा में दासियां दिए जाने का बार बार उल्लेख मिलता है। प्रमुख रूप से दासियां ही दी जाती थी पुरोहितों को, क्योंकि उनका प्रयोग जो था वो घरेलू कामकाजों में किया जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो दास थे इनका प्रयोग कृषि कार्यों में नहीं किया गया है, मतलब दासों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। सिर्फ घरेलू कामकाजों में इनका उपयोग किया जाता था। कृषि कार्य या कोई भी ऐसे कठिन कार्यों में दासों का प्रयोग का कोई भी उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में दासों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, धार्मिक जीवन आदि के विषय में। तो मुझे लगता है आज जो समझाया गया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।